वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं विवेक तापड़िया और ये है आपका चैनल फिजिक्स इन लाइफ एंड लाइफ। तो बच्चों, रे ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 2 के साथ मैं आ गया हूं और लास्ट लेक्चर में हमने रिफ्रैक्शन को समझा था, जो कि हम बोलते हैं कि लाइट की बेंडिंग या लाइट की स्पीड चेंज हो जाना जब भी मीडियम चेंज होता है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो हम समझेंगे बच्चों अपवर्तनांक को। अपवर्तनांक कहते हैं हिंदी में किसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो एक्चुअली व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो मैं ये कहूंगा कि फिजिक्स बहुत ही आसान है। कैसे? शब्दों पर गौर कीजिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडेक्स जैसे सेंसिटिव इंडेक्स, सेंसेक्स। तो इंडेक्स जो है वो किसी चीज के कंपैरिजन को दिखाता है। एक्चुअल में इंडेक्स के थ्रू हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं दो चीजों को। तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के थ्रू हम क्या कंपेयर करना चाह रहे हैं? इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के थ्रू हम कंपेयर करना चाह रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट को। तो अब लाइट है तो कहीं ना कहीं तो चलेगी। सो लाइट विल गो फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम और देयर आर वेरियस मीडियम्स। अब हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दोज मीडियम्स विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ लाइट वी कैन से। तो प्रकाश का जो वेग है विभिन्न माध्यमों में, उसके आधार पर हम उनको कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं, उसी के लिए बनाया है हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कभी कभी हम म्यू, सिंबल म्यू से दिखाते हैं और कभी हम इसको दिखाते हैं एन से, क्योंकि आप जानते हैं म्यू से हम परमेबिलिटी को दिखाते हैं। तो परमेबिलिटी और इसमें कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए एनसीईआरटी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए सिंबल यूज किया है एन। तो लास्ट टर्न पे हमने स्नेल्स लॉ में पढ़ा था कि जब भी कोई एक रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है, तो साइन आई अपॉन साइन आर, ये जो रेशो बन गया बच्चों, तो इस रेशो के लिए अगर हम बात करें तो ये गिवन टू पेयर ऑफ मीडिया के लिए फिक्स रहेगा और उस फिक्स वैल्यू को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम जिसमें रे जा रही है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम जिसमें से रे जा रही है। तो ये ध्यान रखना है हमको, जिसमें जा रही है, जिसमें से जा रही है। तो रिप्रेजेंटेशन कैसा रहेगा? n सबस्क्रिप्ट 2 1 में अगर लिखता हूं तो इसका मतलब यह है कि रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है। तो ऊपर आएगा n2 और नीचे आएगा n1। अब एक्चुअल में जैसे आपको पता है कि फिजिक्स में क्वांटिटीज दो तरह की हो सकती हैं, एक होती है एब्सोल्यूट और दूसरी होती है रिलेटिव। तो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बच्चों दो तरह का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडिसेस। वन इज एब्सोल्यूट परम मान और दूसरा है रिलेटिव आपेक्षिक मान। तो व्हाट इज द डिफरेंस, वो हम समझते हैं और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और किन किन फैक्टर्स पर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले बात जो समझने की है वो ये है कि लाइट की स्पीड किस तरह से चेंज हो रही है मीडियम चेंज होने पर, वो ये दिखा रहा है। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो n है, जिसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उसके लिए हम एयर या वैक्यूम को रेफरेंस मान के ट्रीट कर रहे हैं। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर ही होता है या विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम कह लीजिए, दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, इसलिए हम एयर और वैक्यूम को सेम कैटेगरी में रख देते हैं। हालांकि थोड़ा सा अंतर है और वो अंतर नेग्लिजिबल है, इसलिए हम उसको एक ही कैटेगरी में रख देते हैं। तो अगर हम बात करें कि कोई लाइट रे पानी में जाती है, तो हवा में जब चल रही थी उसकी स्पीड थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, पानी में जा रही है उसकी स्पीड 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 4/3 इतनी हो जाती है। और जब कांच में जाएगी तो 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 3/2 इतनी हो जाती है, यानी 2 × 10⁸ हो जाती है। तो लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ से कितनी हो गई? 2 × 10⁸ कांच में जाने पर। तो इसका क्या मतलब हुआ? अब हम कंपेयर करना चाह रहे हैं कि जो कांच है वो हवा के मुकाबले कितना घना है, हाउ मच डेंस इट इज विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब डेंस किस टर्म्स में, किस सेंस में? डेंसिटी इज नॉट, इट इज नॉट मास डेंसिटी, ये द्रव्यमान घनत्व नहीं है बच्चों। तो ये कौन सा घनत्व है?
जैसे आप किसी जंगल से गुजरते हैं तो झाड़ियां जितनी पास पास होंगी आपको उतना ही समय लगेगा उनको हटाकर जंगल को पार करने में। तो ये उस घनत्व की बात हो रही है। तो लाइट को जितना ज्यादा समय लगेगा किसी मीडियम को पार करने में, तो हम बोलेंगे वो मीडियम उतना ही ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर है और उसमें उसकी स्पीड उतनी ही कम हो जाएगी, और स्पीड जितनी कम हो जाएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जो है वो c है स्पीड ऑफ लाइट जो कि कांस्टेंट है, और नीचे जो है वो v है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो इस तरह से हमने समझा मोटे मोटे तौर पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। पर मैं आपको यहाँ पे याद दिला दूं बच्चों, EMW में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर में हम पढ़कर आए हैं कि ये जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वी कैन से इट इज ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्टिकल डेंसिटी का डिफरेंस दो मीडियम में जितना ज्यादा होगा, ये सेंस आप दिमाग में बिठा लीजिए, प्रकाशिक घनत्व के मान में अंतर जितना अधिक होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक का मान उतना ही ज्यादा होगा, इट विल बी ग्रेटर। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं हवा और पानी, तो ऑप्टिकल डेंसिटी का डिफरेंस आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, जिसको हम उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह सकते हैं, वो है बच्चों 4/3, दैट इज 1.33। पर जब हम बात करते हैं कांच की, ग्लास, तो अब ग्लास में भी कैटेगरी है, क्राउन ग्लास, फ्लिंट ग्लास, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो जब हम कांच की बात कर रहे हैं तो कांच में जो स्पीड है लाइट की वो और ज्यादा कम हो जाती है। इसका मतलब कांच ऑप्टिकली डेंसर है कंपेयर टू वाटर, तो निश्चित रूप से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी से ज्यादा होना चाहिए। तो कितना ज्यादा है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों 1.5, तो वाटर का था 1.33। ऑप्टिकल डेंसिटी का कंपैरिजन सेंस एक माइंड में सेट कीजिए, और हवा और पानी 1.33, हवा और कांच 1.5। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आपको पता है डायमंड के बारे में, तो हीरा जो है उसके लिए खास रहेगा और इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, अपने आप याद हो भी जाएगी, मैं इतनी बार लेक्चर में दोहरा दूंगा बार बार, सो बिकॉज ऑफ रिपीटेशन यू विल गेट इट लर्न। सो जो हीरा है डायमंड, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4 है, और ये बहुत ही ज्यादा वैल्यू है 2.4। कंपेयर कर सकते हैं 1.33 वाटर का, 1.5 ग्लास का, 2.4 डायमंड का। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑप्टिकली कितना डेंस होगा डायमंड। अब यहां थॉट प्रोसेस में अगर हम जाते हैं तो आप थोड़ा सा सोचिए, क्या हम ऐसा कोई मीडियम बना सकते हैं जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ाते 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 हम इतनी ले जाएं कि लाइट उसमें जाकर रुक जाए। जैसे इतना घना जंगल कि आप जरा सा भी आगे ना बढ़ पाए, तो अगर लाइट उसमें जाके रुक गई तो उसकी एप्लीकेशंस के बारे में आप सोच सकते हैं कि क्या क्या हो सकती हैं। और साइंटिस्ट ने ये कोशिश की है, मतलब ये नया थॉट नहीं है, ऐसा हो चुका है, इस पर काम हुआ है बच्चों। गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ऐसे क्यूब्स बनाने की कोशिश की है जिसमें लाइट जाकर रुक जाए। जैसे हम सिमेट्री है, देखो पूरे फिजिक्स में सिमेट्री है, जैसे हम बैटरी में इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करते हैं ठीक वैसे ही हम लाइट को भी तो स्टोर कर सकते हैं। तो वो क्या बोलेंगे, उसको लाइट की बैटरीज की तरह हो जाएगी कि जब जरूरत पड़ी उसमें से निकाल लिया लाइट को, और जब जरूरत नहीं है तो लाइट को ले जाकर उसमें स्टोर कर दिया। तो उसके लिए रोकना पड़ेगा लाइट को। सो जस्ट थिंक अबाउट कि कैसे ये होगा। सो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात की अभी तक, और मैंने बोला कि वेव इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जब आप लिंक करेंगे तो वहां पर ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टी लिंक हो जाती है इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से। इसीलिए मैक्सवेल ने कहा था कि रे ऑप्टिक्स इज आल्सो ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी से कैसे लिंक हो जाती है कि एप्सिलॉन, जो कि हमने परमिटिविटी पढ़ी थी, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी की बात करें तो, और परमेबिलिटी हमने पढ़ी थी। सो C इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, C इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ mu 0 epsilon 0, and speed of light in medium V equal to 1 upon under root of mu m epsilon m, m का मतलब मीडियम। सो
C upon V equal to under root of mu m upon mu 0 epsilon m upon epsilon 0. So what it becomes? It becomes ये हो जाएगा बच्चों n equal to C upon V equal to under root of mu r epsilon r. और ये फॉर्मूला इतने काम का आपको नंबर दिलवाएगा कंपटीशन में भी बोर्ड में भी, तो आपको तैयार रखना है और समझ के चलना है हाउ दीज कॉन्स्टेंट्स आर रिलेटेड, जिसको मैं दोहरा रहा हूं EMW मैंने आपको समझाया था, C इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कांस्टेंट और यहां पर अंडर रूट ऑफ म्यू आर और एप्सिलॉन आर के बराबर हो गया है कौन? n इज ऑप्टिकल प्रॉपर्टी और इधर म्यू आर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और एप्सिलॉन आर जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल K के नाम से भी जानते हैं वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हो गई। सो ऑल दीज प्रॉपर्टीज आर लिंक्ड। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? तो जैसा अभी हमने समझा एग्जांपल से कि जैसे जैसे ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ती जाएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा। सो बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ऐसा मैं कह सकता हूं। दूसरा, इसको अलग तरह से देखें तो और किस पर डिपेंड करता है? किसी मीडियम में जब रे जा रही है और ऑब्लिकली इंक्लाइंड है तो उस मीडियम में कितनी एबिलिटी उसको बेंड करने की टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करने की एबिलिटी जितनी ज्यादा है, और बेंडिंग क्यों होगी? स्पीड कम होने की वजह से। टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग होती है स्पीड कम होने की वजह से। अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अभिलंब से दूर अगर किरण मुड़ती है तो स्पीड कम, स्पीड बढ़ जाती है इसलिए मुड़ती है। रिलेट करके समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिकल डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है, ये क्लियर है। बेंडिंग पर डिपेंड कर रहा है, ज्यादा बेंडिंग ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ज्यादा बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि डेंसिटी का डिफरेंस ज्यादा होगा। फिर अगर हम बात करें वेवलेंथ की, तो बच्चों आगे हम प्रिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं और प्रिज्म का एक डायग्राम या रेनबो के कलर का सीक्वेंस अगर आप दिमाग में रखें तो दोनों का सीक्वेंस प्राइमरी रेनबो में और प्रिज्म में जब व्हाइट लाइट हम डालते हैं तो जो 7 कलर्स मिलते हैं उसमें क्लैरिटी होती है बच्चों की रेड सबसे ऊपर होता है क्योंकि सबसे कम बैंड हुआ है, वॉयलेट सबसे नीचे होता है सबसे ज्यादा बैंड हुआ है। तो लिंक करके आप याद रख सकते हैं। तो जो वॉयलेट जो सबसे ज्यादा बैंड हुआ है, सोचिए उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा कि ज्यादा होगा, अपवर्तनांक का मान अधिक होगा या कम होगा। तो ऑब्वियसली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी ग्रेटर फॉर वॉयलेट, लेसर फॉर रेड। सो क्या लिंक हुआ? वेवलेंथ लिंक कर सकते हैं हम। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आल्सो डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ। पर इससे मिसकंसेप्शन क्या जाता है समझ के चलना। जो टीचर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं चैनल पर वो डेफिनेटली अपने बच्चों के इस कंसेप्ट को क्लियर करें कि ये जो कलर है इट इज एसोसिएटेड विद फ्रीक्वेंसी और इट इज एसोसिएटेड विद वेवलेंथ। सो करेक्ट आंसर इज कलर इज एसोसिएटेड विद फ्रीक्वेंसी। तो यहां से कंफ्यूज मत होना अगर मैं बोल रहा हूं डिफरेंट वेवलेंथ कि रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, वॉयलेट के लिए ज्यादा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्स रिलेशन में है वेवलेंथ के। वेवलेंथ बढ़ती है, रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है, वॉयलेट की कम होती है। वेवलेंथ अगर ज्यादा होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। ठीक है, ये लिंक है कॉचीज फॉर्मूले से। ये लिंक होता है म्यू इक्वल टू या एन इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस सी अपॉन लैम्डा 4। इस तरह से ये फॉर्मूला चलता है। हालांकि बोर्ड में आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप ध्यान में रख सकते हैं इसको। सो हमने देखा वेवलेंथ बढ़ने के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता है, ये रिलेशन वेवलेंथ के साथ। ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ने के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है। और फॉर्मूला वाइज जाएं तो हम कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n डिपेंड करता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू आर और रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर पर या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल K पर। तो ये हो गए फैक्टर ऑफ डिपेंडेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहां जो एक ट्विस्ट है कि जिसकी मदद से हम ये समझ सकते हैं हाउ मास डेंसिटी इज डिफरेंट फ्रॉम ऑप्टिकल डेंसिटी, तो वो थोड़ा सा गौर करें। हाउ मास डेंसिटी इज डिफरेंट फ्रॉम ऑप्टिकल डेंसिटी, कि हम सभी जानते हैं जितनी भी तरह के तेल हैं ऑल ऑयल्स आर लाइटर देन वाटर। आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिए,
किसी भी तेल की कोई बूंद पानी पर डालिए, तैरेगी ऊपर। इसका मतलब वो ऑब्वियसली हल्के पानी से, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से हम ये कह सकते हैं। तो पानी से हल्का है तेल, मास डेंसिटी ऑफ all types of oils is lesser than water, yet optical density of turpentine oil, kerosene, you can compare some other oils also, दूसरे तेल भी ले सकते हैं, मिट्टी का तेल है, तारपीन का तेल है। तो तारपीन के तेल की स्पेशली मैं बात करूं, टर्पेंटाइन ऑयल, तो इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी पानी से ज्यादा है। मास डेंसिटी कम है बट ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, और उसकी वजह से टर्पेंटाइन ऑयल, तारपीन के तेल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक है, उसका मान, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज ग्रेटर वैल्यू कंपेयर टू दैट फॉर वाटर, 1.33 से ज्यादा होता है। क्लियर? तो बच्चों, हमने आज के लेक्चर में बात की पूरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझा, एकदम क्लियर कट कंसेप्ट। इस लेक्चर को देखने के बाद दोबारा कभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पढ़ने समझने की जरूरत नहीं रहनी चाहिए, आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों को ये भ्रांति है, भ्रम है कि कलरफुल लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। ऐसा नहीं है बच्चों, हमने हमारी एलन की फिजिक्स प्रैक्टिकल लैब में पूरी टेस्टिंग की, हमने पेट्रोल का, डीजल का, सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला, पानी से ज्यादा है, डायमंड से ज्यादा किसी का नहीं है। ठीक है, डायमंड का 2.4, ये काफी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और आप ये बोलेंगे क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा पॉजिटिव रहेगा? तो इसमें हम रूल पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, तो वहां पे आपको समझ में आएगा। अगर मैं कह रहा हूं N21 और सेकंड मीडियम डेंसर है, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 1 है। और अगर मैं कहता हूं कि मीडियम 2 से मीडियम 1 में आ रही है और मीडियम 1 रेयरर है, तो रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम अगर हम निकालते हैं, देन इट विल बी लेस देन 1, ये 1 से कम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर इट इज ग्रेटर देन 1, 9/8 इट इज, एंड मतलब 9/8 होता है। और जब मैं पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू ग्लास निकालूंगा तो 8/9 होता है, जो कि 1 से कम है, इट इज 8/9 व्हिच इज लेसर देन 1। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो अब मैंने ये जो बोला, मैंने पहले बात बताई थी आपको, दो तरह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। तो अब हम जब बात कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं रिलेटिव यानी आपेक्षिक अपवर्तनांक की, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो समझ में आ गया होगा बच्चों। मैं अगर सीधे शब्दों में कहूं, बहुत ही आसान शब्दों में, तो जो लेंस हमारे पास होता है, इस लेंस में, इस ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ये एबिलिटी आई है कि ये रेस को कन्वर्ट कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस ग्लास, क्योंकि इस ग्लास की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है और इस लेंस का जो शेप है, यानी आप थोड़ा सा गहराई में जाके सोचेंगे तो सारी चीजें, सारी परतें खुलती चले जाएंगी। लेंस का जो शेप है, कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में। तो इस शेप की वजह से और ग्लास में क्योंकि स्पीड कम हो जाती है लाइट की, उसकी वजह से इसमें ये एबिलिटी आई है कि ये रेस को कन्वर्ट कर सकता है, कॉन्वेक्स है तो, और कॉनकेव है तो डाइवर्ट कर सकता है, प्रोवाइडेड बाहर जो मीडियम है वो रेयरर है। अगर बाहर का मीडियम डेंसर हो गया, इसके मटेरियल से ज्यादा, ग्लास के मटेरियल से ज्यादा ऑप्टिकली डेंस हो गया, तो निश्चित रूप से उल्टा हो जाएगा, यानी ये कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव की तरह एक्ट करेगा और कॉनकेव कॉन्वेक्स की तरह एक्ट करेगा। और जब हम ग्लास स्लैब की बात कर रहे हैं तो ये रेस को, नॉर्मल इंसिडेंस की अगर हम बात करें तो रेस को ना तो कन्वर्ट कर पाएगी ना डाइवर्ट कर पाएगी। हालांकि इसमें एबिलिटी है, इसमें कांच में स्पीड कम हो जाएगी, है ना, ग्लास है, स्पीड कम हो गई, स्पीड कम होने के बावजूद इसमें कन्वर्ट या डाइवर्ट करने की एबिलिटी क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ द शेप। तो आप समझ सकते हैं कन्वर्ट या डाइवर्ट करने की एबिलिटी जो लेंस में आ रही है उसके दो कारण हैं, शेप भी है और स्पीड का चेंज होना भी है। और जब तक ये दोनों कारण शामिल नहीं होंगे तो ग्लास स्लैब में ऐसा नहीं हो सकता। ग्लास स्लैब में सिर्फ एक फैक्टर हमको मिल रहा है और वो है कि स्पीड कम होना। खाली स्पीड कम होने से बात नहीं बनेगी, स्पीड कम होने के साथ साथ शेप भी मैटर करेगा अगर हम रेस को कन्वर्ट या डाइवर्ट करना चाहते हैं। बच्चों, आज मकर संक्रांति है, तो
सभी लोग छोटा भीम एंड पार्टी के साथ पतंग उड़ा सकते हैं। मैं भी आज पतंग उड़ाऊंगा और हम बात करेंगे बच्चों आने वाले लेक्चर्स में कि जो पतंग आसमान में उड़ रही है वो जहां उड़ रही है वहीं दिखाई देती है या उससे नीचे दिखती है, होती ऊपर है या होती नीचे है और ऊपर दिखाई देती है। सो कंसेप्ट ऑफ एक्चुअल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ, ये सब हम पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। सो आई थिंक आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा। सो हैप्पी लर्निंग, टिल नेक्स्ट।